जब मैं सामान सेल करने के लिए साइकिल से जाता था तो मैं एक ही चीज़ सोचता था कि हे भगवान, ऐसा ना हो कि मेरा जो लिंक है वो पेन से छूट ना जाए। मतलब मुझे पढ़ने से इतनी लगाव रहा है इतना, आप यकीन नहीं जानेंगे कि मुझे नहीं पता था कि इवन ग्रेजुएशन करने के बाद आई डिड नॉट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ PCS, व्हाट इज़ UP PCS, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ऐसा भी हुआ कि मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जब पढ़ने जाता था तो मेरी एक साइकिल पुरानी दिलाई गई थी, वो गायब हो गई, तो फिर मैं यहाँ से पैदल जाता था। और ऐसा भी हुआ कि रास्ते में चप्पल टूट जाए तो वो गठाने के लिए मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैंने डोरी से बांध के भी मैं कॉलेज गया हूँ। लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं, मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि मैं कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है कि डोरी बांध रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ थी। मैंने कहा पेपर यही होता है, तो कहे हाँ यही होता है। हमने कहा यही होता है तो अगली बार हमको कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने कोई कंपटीशन की कोचिंग नहीं की है, कभी भी नहीं की है। आगे आकर के मैंने बाद में जब मैं बाद में हुआ तो मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन की सिविल के लिए, लेकिन उस समय तो मैंने कभी कुछ भी नहीं किया था। कहीं ना कहीं जितना मैं देख पा रहा हूँ आप जॉब के साथ खेल रहे थे, मतलब कि एक छोड़ा एक पकड़ा एक छोड़ा, फिर यहाँ आते हैं, फिर भी चैन नहीं है। B.Ed करते हैं, PCS क्वालिफाई करते हैं, अभी भी चैन नहीं है। रैंक सुधारने की कोशिश आप करेंगे, जैसे आपके भीतर मैं देख रहा हूँ। B.Ed करने के बाद जो TGT का एग्ज़ाम था वो भी मैं देने गया और मेरा एज अ TGT कॉमर्स पर चयन हो गया। और इधर SSC में CGL में मुझे सब इंस्पेक्टर CBI मिला और मैट्रिक लेवल से मुझे लोअर डिविजनल क्लर्क मिला है। तीनों ही वैकेंसी मेरी एक साल में क्लियर हुई। एक मोड में रहना चाहिए, जैसे नहीं मोबाइल में मोड बने रहते हैं, सेफ मोड या वो मोड, तो एक आपको मोड में बने रहना चाहिए और वो मोड है पढ़ाई का मोड। लेकिन इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा बैठकर पढ़ते ही रहें, नहीं, आप सिर्फ 3 घंटा पढ़िए, इनफ है। लेकिन आपके जीवन में जो आनंद होना चाहिए वो स्टडी होनी चाहिए। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे आप बाहर जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए और आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अभी मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था तो इस टॉपिक में ये लिखा हुआ था, अच्छा ये लिखा हुआ था, हाँ यार आज मैंने ये देखा। फिर आप रिकॉल करिए आज यार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या नया था। मीन्स आप हमेशा अपने माइंड को एंगेज रखने की कोशिश करिए, उस पर चिंतन करने की कोशिश करिए, उस पर थिंक आउट करते रहने की कोशिश करिए और जो आप पढ़ें इधर उधर से उनको लिंक करने की कोशिश करिए, न कि आप सिर्फ टेबल पे बैठें और पढ़ते रहेंगे, फिर काम नहीं होने वाला है। अगर कोई उड़ना चाहे तो उसकी उड़ान को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे आँखों से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं, लेकिन बस उसे लगन की ज़रूरत होती है। जिस शख्स का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनकी जीवन बड़ी रोचक है, बड़ा संघर्ष है, और जो स्टूडेंट उनको लगता होगा कि उनके जीवन में बहुत संकट है और वो बार बार असफल हो रहे हैं, सफलता के करीब जाके असफल हो रहे हैं, तो इनके जीवन से आप सीख सकते हैं। 2021 का PCS UP PCS का रिजल्ट आता है और ये जो PCS का रिजल्ट आता है और जो PCS का पेपर है ये एक उम्मीद जगाता है, जहां पेपर लीक हो जा रहे हैं और जहां देखिए लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, और ये जो एक एग्ज़ाम है इसमें स्टूडेंट की उम्मीद होती है और यही उम्मीद कायम होती है, और इसी उम्मीद के पीछे काफ़ी जो स्टूडेंट हैं अपने संघर्ष को लगाए होते हैं। और जो शख्स हमारे बाएं साइड हैं इनका भी संघर्ष बड़ा दिलचस्प है, राकेश कुमार मेघानी है ना सर हैं, और इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने विश्वविद्यालय से BCom और MCom की डिग्री हासिल की है। यही इनका सफ़र नहीं है, इनके सफ़र के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले इन्होंने CBI में सब इंस्पेक्टर का इन्होंने जॉब छोड़ा, उसके बाद ये ADO कोऑपरेटिव में चयन हुआ, तो ये काफ़ी चयन इनके आगे फहरिस्त है जॉब की। लेकिन जो इनके भीतर एक जो PCS था वो जी रहा था, इनको PCS बनना था, और एक संघर्ष के पीछे इनकी पूरी कहानी आती है, यही जानेंगे। सर आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। थैंक यू। आज पूरा शहर आपको जानना चाहता है और परिवार के बीच में एक खुशी की लहर है। आज सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप उनके मित्र थे, इनको मैंने देखा था, इनके संघर्ष को मैं जानता हूँ, ये साल भर पहले हमसे मिले थे, बड़े टैलेंटेड थे। आज आपको सब लोग अपना बना लेना चाहते हैं, है ना? तो ये अपना बना लेने के पीछे और ये संघर्ष के पीछे की ज़रा यात्रा को बताइए कि किस तरह की आपकी ये जर्नी रही है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जर्नी बहुत मधुर रही है।
एक्चुअली जब कोई जर्नी ऐसी होती है जिसमें कई स्ट्रगल आते हैं और आपने उनका सामना किया रहता है, तो उन सामनों के सामना करने के बाद जब आपको सफलताएं मिलती हैं तो वो आपको निश्चित रूप से आनंदित करती हैं। तो मैं कहूँगा मेरी जर्नी तो बहुत मधुर रही है, मैंने इसे बहुत एंजॉय किया है। जब मैं आपके माताजी से बात कर रहा था तो बहुत ही आपका जो संघर्ष है वो बड़ा कड़ा रहा है ना। आप ऐसा बताया गया कि आप एक कमरे के रूम में आपका पूरा परिवार रहता था और आप साहबगंज मंडी में भी दुकानों पर काम कर चुके हैं और घर की स्थिति को देख के वहाँ काम करना, फिर आके घर पे अपनी घर की परिस्थिति को देख के मेहनत करना कैसे हो पाता था? ज़रा आपके जर्नी को ही आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं। एक्चुअली जब मैंने हाई स्कूल किया तो उस समय तक तो मुझे ये पता नहीं चल पाया कि मेरे घर में क्या परेशानियाँ हैं। वो सारी परेशानियाँ कहीं ना कहीं मेरी माताजी ने अपने ऊपर ली हुई थी कि बच्चों पे असर ना आए। लेकिन जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में गया तो मैं घर की परेशानियों को समझने लगा। तो वो फिर मुझसे वो चीज़ें रही नहीं गई, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय ऐसा था जब लॉटरी मंडियाँ चलती थी और बड़ा लॉटरी का दौर होता था, तो मुझे जो पार्ट टाइम जॉब मिलता था तो मैं जो लॉटरी का काउंटर होता है उस पे मैं लॉटरी भी बेचता था। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और कुछ टाइम तक मैंने वो भी किया। फिर आपने अपने गोरखपुर शहर में अली नगर में एक हैनीमैन बहुत ही फेमस होम्योपैथिक की शॉप है, उस पे भी मैंने 3-4 महीने काम किया है। और मतलब मेरे खर्चे तो कभी बहुत ज़्यादा थे नहीं, सिंपल था। लेकिन मैं ये चाहता था कि घर में परेशानी है तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं पढ़ूं। मुझे, क्योंकि मैं बड़ा था, मेरे एक भाई और 2 बहनें और थीं, तो मैं ये सोचता था कि मैं कैसे अपनी माँ को कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं उस काम को करते हुए पढ़ता था। और फिर हमारे एक साहबगंज में शॉप है और पढ़ने के बाद 3-3.5 साल तक मैंने उस पर पार्ट टाइम जॉब भी किया है। तो जिसमें होलसेल की शॉप थी, जिसमें सामान निकालना, गत्ते बांधना, गत्ते उठाना, बोरियां उठाना, ये सब मैंने किया है। इसके अलावा उसमें क्या होता था कि ट्यूसडे को वो मार्केट ऑफ रहती थी और अभी भी ट्यूसडे को उसमें छुट्टी रहती है। तो ट्यूसडे को भी जो मुझे टाइम मिल जाता था, मतलब अपने कॉलेज के बाद, तो फिर मैं सामानों को साइकिल में ले जा कर के, आप यकीन नहीं मानेंगे, साइकिल पे ले जा कर के मैं पादरी बाज़ार तक भी जाता था और कूड़ा घाट तक भी गया और वैसे भी मैंने उसको सेल किया है। तो उस समय मैं सिर्फ ये, और जब मेरा एकेडमिक ऐसा रहा है कि मैं जब भी पढ़ा हूँ, चाहे मैं एर्थ में रहा था, चाहे मैं हाई स्कूल में रहा, हाई स्कूल तक कभी मेरे जो टीचर्स थे वो हमेशा मुझे एज अ ब्राइट स्टूडेंट ही देखा गया। मुझे वो प्रोत्साहित करते थे कि आप ज़रूर साइंस साइड लीजिएगा, क्योंकि मैं सिंधी कम्युनिटी से हूँ, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कॉमर्स लेते हैं। तो लेकिन मैंने कॉमर्स ही लिया क्योंकि मुझे लगा शायद साइंस में जो ट्यूशन कोचिंग्स हैं वो मैं न बियर कर पाऊँ, और एक रुझान भी था। तो मैंने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से इंटर तक किया है। तो ये सब चीज़ें करते हुए मैं पढ़ा था। और फिर वहाँ काम करने के बाद जब मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया और फिर मैं एमकॉम में आया, तो मैंने एक कोचिंग थी सक्सेना कोचिंग इंस्टीट्यूट करके, तो मैं उनके पास गया कि अगर कोई क्लास हो तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो बड़े उससे उनको लगा कि भाई पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, एक होता है कोई भी कोचिंग वाला ऐसे सोचता है। तो उन्होंने मुझे चांस दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। और फिर मुझे 1, 2, 3, 4 ऐसे पीरियडें मिली, तो फिर मैंने ये सारे काम जो मंडी में और उसमें करना था वो छोड़ दिया। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं सामान सेल करने के लिए साइकिल से जाता था तो मैं एक ही चीज़ सोचता था कि हे भगवान, ऐसा ना हो कि मेरा जो लिंक है वो पेन से छूट ना जाए। मतलब मुझे पढ़ने से इतनी लगाव रहा है कि मैं चाहता था कि हे भगवान, ऐसा ना हो कि मैं इन्हीं सब कामों में रह जाऊं, मुझे मौका ही ना मिले और मेरा जो संबंध है वो पेन से छूट ना जाए, कम से कम मेरा संबंध पेन से बना रहे। और इसी तरह फिर एमकॉम पूरा हुआ और जर्नी स्टार्ट हुई।
और जर्नी बहुत अच्छी रही है आपकी। मैंने बताया कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, कई जॉब आपने छोड़े और फाइनली आपने माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से डीवी इंटर कॉलेज में आप टीचर के पद पर हैं। कोई इस लाइन में जब आप संघर्ष कर रहे थे और अपने आप को, परिवार को मजबूत बनाने के लिए कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ, घर के बड़े बेटे और जिस घर में 2 बड़ी बेटियां भी हों और जैसा हमारा समाज है उनकी शादी करना, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ एक बड़े बेटे के साथ भीतर भीतर उसे खाया जाता है कि घर की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है, हमको ज़रूर कुछ करना है, ज़रूर कुछ करना है। और जो बड़ी अच्छी बात आपकी लगी कि ये जो मैं कर रहा हूँ, है ना, और इसके बीच में जो ये पेन की लिंक है और ये छूट ना जाए, और आपने बड़ा जकड़ के रखा। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो देखें कि किस तरह का संघर्ष होता है। ये कभी ऐसा एक पल रहा हो आपके संघर्ष के बीच में कि लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और जो ये मैं कर रहा हूँ, मतलब कि वो साइकिल पे सब कुछ ढोना, ले जाना, दुकानों पे जाना, घर का एक छोटा सा खर्च, पिताजी के साथ सहयोग बांटना, हम इसी में रह जाएंगे और जो मेरा सपना वो नहीं होगा, कभी ऐसा लगा हो? एक्चुअली सर, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह का सपना तो उस समय मैंने देखा ही नहीं था। आप यकीन नहीं जानेंगे कि मुझे नहीं पता था कि इवन ग्रेजुएशन करने के बाद आई डिड नॉट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ पीसीएस, व्हाट इज़ यूपी पीसीएस, आई डिड नॉट नो। मैं नहीं जानता था। मैं तो बस ये सोचता था कि मेरा ग्रेजुएशन हो और मेरा घर कैसे चल रहा है, और बस ये चाहता था कि कोई ऐसी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कि कि मैं घर को सेट कर लूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा वो भी बताऊंगा कि कैसे ईश्वर जो है वो आत्मविश्वास देता है। मैंने जो पहला फॉर्म भरा कंपटीशन का, जो मैंने पहला फॉर्म भरा, ये मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि संघर्ष करने से सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा सच है। और अगर कोई भी ऐसी स्थिति में है और थोड़ा भी इससे मोटिवेशन ले पाए, इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है जो मैं जिक्र करना चाहूँ। हालांकि मैंने ऐसे कभी संघर्ष नहीं माना। ये दिन बात करने में बड़े लग रहे हैं कि मैं साइकिल से सामान उठा रहा था, या मुझे कभी पता ही नहीं चला सर। ऐसा भी हुआ कि मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जब पढ़ने जाता था तो मेरी एक साइकिल पुरानी दिलाई गई थी, वो गायब हो गई, तो फिर मैं यहाँ से पैदल जाता था। और ऐसा भी हुआ कि रास्ते में चप्पल टूट जाए तो वो गठाने के लिए मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैंने डोरी से बांध के भी मैं कॉलेज गया हूँ। लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं, मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि मैं कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है कि डोरी बांध रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो बहुत आनंददायक तरीके से गया। तो मैंने जो सबसे पहला फॉर्म भरा था वो था एसएससी का, जिसको सीजीएल बोलते हैं, ग्रेजुएट लेवल। तो उसका प्री का एग्ज़ाम था और वो सेंटर मुझे पड़ा था, मुझे अभी भी याद है, मेरा फर्स्ट कंपटीशन एग्ज़ाम था और वो पड़ा था एमजी इंटर कॉलेज में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, संडे को एग्ज़ाम होता है ये कॉम्पिटिटिव। तो मैं उस दुकान पे काम कर रहा था। मेरा जो एग्ज़ाम का टाइम था वो 2 से 4 था या 3 से 5 था, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है। तो मतलब जो भी टाइम था, मैं उस शॉप पे काम करने गया था एज़ यूजुअल, जैसे मैं जाता हूँ। और मैं उस एग्ज़ाम के शुरू होने के आधा घंटा पहले मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। मैंने उन्हें ये बताया नहीं, मुझे लगा लोग हंसेंगे, अरे ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये बनेंगे वो बनेंगे। तो वो मैंने अपने अंदर रखा। मैंने उनसे कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है, और उन्होंने अलाउ कर दिया। तो जब अलाउ कर दिया और मैं गया, मैंने कोई कंपटीशन की कोचिंग नहीं की है, कभी भी नहीं की है। आगे आकर के मैंने बाद में जब मैं बाद में हुआ तो मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन की सिविल के लिए, लेकिन उस समय तो मैंने कभी कुछ भी नहीं किया था। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो कंपटीशन का मुझे लगा बहुत हार्ड पेपर होते होंगे और ऐसा लगता है कि क्या पूछा जाता होगा। तो जब मैं कंपटीशन का पेपर दे करके बाहर निकला तो उसमें मुझे 2-4 मेरे फ्रेंड मिले जो पहले मुझसे पढ़ते थे और कह रहे यार तुम भी? तो हमने कहा हाँ। तो मेरा एक वर्डिंग थी, मैंने कहा पेपर यही होता है? तो कहे हाँ यही होता है। हमने कहा यही होता है तो अगली बार हमको कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरी वर्डिंग थी। तो क्या मैंने उनसे कहा अगर यही होता है तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और उस बार मैं प्री तो नहीं क्लियर करके आया क्योंकि मैं कुछ भी बिना देखे गया था, बल्कि इवन मुझे ये भी नहीं पता था पेपर में आएगा क्या, ये भी मैं नहीं देख गया। और नेक्स्ट ईयर मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ, और उसके नेक्स्ट ईयर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और मुझे जो पोस्ट मिली वो थी सब इंस्पेक्टर सीबीआई। बट इसके पहले भी मेरा एक सिलेक्शन हुआ, वो मैट्रिक लेवल एसएससी के थ्रू हुआ, जिसमें मुझे मिला लोअर डिविजनल क्लर्क इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो और उसके बाद फिर मैंने जब ये प्रोसेस चल रहा था अभी
CGL का, SSC का, तो ये लंबा प्रोसेस था, प्री है, मेंस है, उसमें बहुत टाइम भी लगता था। तो इस दौरान मैंने बीएड भी कर लिया, तो बीएड भी मैंने कर लिया। तो बीएड करने के बाद जो टीजीटी का एग्ज़ाम था वो भी मैं देने गया, और मेरा एज अ टीजीटी कॉमर्स पर चयन हो गया। और इधर एसएससी में सीजीएल में मुझे सब इंस्पेक्टर सीबीआई मिला, और मैट्रिक लेवल से मुझे लोअर डिविजनल क्लर्क मिला। तीनों ही वैकेंसी मेरी एक साल में क्लियर हुई। तो मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ जरा दर्शकों से। आप इनके संघर्ष को देख सकते हैं। साइकिल से संघर्ष शुरू होता है, और साहबगंज मंडी जो नहीं जानते हैं, गोरखपुर की सबसे थोक मार्केट होती है। वहाँ से किराने का सामान, या फिर साहबगंज मंडी अपने आप में एक मंडी है। तो वहाँ जिस तरह से सर ने कहा कि ये वहाँ जाते थे और घर की परिस्थिति अच्छी ना होने पे ये अपने माँ बाप यानी कि घर की स्थिति यानी परिस्थिति में अपना हाथ बटाते थे। तो अगर आप ये कहें कि सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ना होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सर आपके सामने सीधे दिख रहे होंगे कि आदमी असफलता और सफलता के बीच भी कुछ होता है। तो अगर आपने ठान लिया है, इनकी जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि जब ये साइकिल से जाते थे तो काम तो वो जो करना था वो कर ही रहे थे, लेकिन बीच में जो ये सोचते थे कि ये पेन की लिंक ना छूट जाए, आज वही पेन की लिंक इन्हें आज मेरे बाएं साइड ये बैठे हुए हैं और ये मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अभी ये संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे भी संघर्ष है। सर जब परिवार संघर्ष में होता है और काफ़ी आप अपने आप को भीतर से रोक रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, तो आदमी एक जॉब मिल गया फिर संतुष्ट हो जाता है परिवार में। आपने कहीं ना कहीं जितना मैं देख पा रहा हूँ, आप जॉब के साथ खेल रहे थे, मतलब कि एक छोड़ा एक पकड़ा एक छोड़ा, फिर यहाँ आते हैं, फिर भी चैन नहीं है। आप बीएड करते हैं, पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, अभी भी चैन नहीं है। रैंक सुधारने की कोशिश आप करेंगे, जैसे आपके भीतर मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ मैं आ रहा था तो आप कुछ देख ही रहे थे पत्रिका वगैरह। कब आपके भीतर, आपने कहा कि मैं पीसीएस नहीं जानता था, है ना, तो कब आपके भीतर ये पीसीएस ने जन्म लिया और आपको ये लगा कि मुझे पीसीएस, आईएएस भी आपने दिया होगा, यूपीएससी भी आपने दी होगी, कब आपको लगा कि आपको पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहिए? कब, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? एक्चुअली जब मैं सक्सेना कोचिंग में पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मुझे कोचिंग मिल गई, तो उस कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो मैक्सिमम वही थे जो अपना खर्च निकालते थे, और उनका फोकस जो था वो अपने कैरियर पे था। तो उसमें कुछ टीचर्स ऐसे थे जो पीसीएस का एग्ज़ाम देते थे, तो उनको देख करके मुझे ये लगा कि पहले तो मैं सिर्फ एसएससी ही पे फोकस मैंने किया था। उसका रीज़न ये था कि बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड, मेरा जीएस उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने ये कैलकुलेशन किया कि मेरे लिए एसएससी ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, और मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो लेकिन जब मैंने उनको देखा पीसीएस के एग्ज़ाम्स में बैठते हुए, और प्री में कभी होते हुए कभी न होते हुए, और होते हुए तो कैसा उनके अंदर उत्साह आता है, तो मैंने उनसे पूछा और समझा कि एक्चुअल में ये होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया, और फिर ये हुआ कि मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट लिया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस कोचिंग में मैं सबसे ज़्यादा जूनियर था, सबसे ज़्यादा अज्ञानी था, और मतलब मैंने उन्हीं को देखकर बहुत चीज़ें उन टीचरों से पूछ के सीखी थी। उसमें एक बहुत अच्छे टीचर थे जिनसे मैं बहुत प्रभावित था, उनका नाम था श्री केसी सिंह, जो कि इस समय एडीजे हैं बरेली में। मेरी इधर मुलाकात नहीं है, लेकिन जिन लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ वो उनमें से एक हैं, तो उनसे भी मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। तो मेरा पहले ही अटेम्प्ट में प्री क्लियर हो गया, जिसमें उस कोचिंग में मुझे लग रहा है कि 8-10 टीचर्स ने कोशिश की होगी, और उनके वो चौथे पाँचवें ऐसे अटेम्प्ट थे। इवन उसमें ऐसे भी थे जो इलाहाबाद में भी तैयारी करते थे, लेकिन ये मैं अपनी खुशनसीबी कहूँगा, क्योंकि उस समय क्या होता था कि एक पेपर आपका सब्जेक्ट का प्री में आता था, अभी जैसे सी सेट आता है वैसे नहीं होता था। तो मेरा कॉमर्स पे पकड़ बहुत अच्छी थी, तो मेरा कॉमर्स में 120 में 115, 116 ऐसे क्वेश्चंस हो जाते थे, तो जीएस मेरा कम भी रहता था, तो मेरा क्वालिफाई हो जाता। तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे पीसीएस की तरफ जाना चाहिए, और ये ही एक रीज़न था जिसके कारण मैंने
सब इंस्पेक्टर सीबीआई को ड्रॉप करके टीचिंग वाली वैकेंसी को ज्वाइन करना बेहतर समझा कि इसमें मुझे टाइम मिलेगा और मैं अच्छी प्रिपरेशन करके इसमें जाता। ज़्यादातर बड़े जॉब में जाने के लिए जैसे यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, लोग टीचर को ही चुनते हैं। अभी और संघर्ष है। आपकी शादी हो गई है सर? हाँ जी, शादी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। वाइफ का नाम क्या है आपके? श्रीमती रेखा रोचानी। इधर कैमरा करिए और मैं आपको और भी आगे के संघर्ष को बताता हूँ। जिनकी शादी हो चुकी है वो बोलते हैं समय नहीं मिलता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, परिवार को समय देना होता है, तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो सर की शादी भी हो चुकी है। कितने साल का बच्चा है सर? मेरा 6 साल का बच्चा है। 6 साल का बच्चा है सर का। सर डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, जो कि टाइमिंग होती है 9 से 4 के आसपास की टाइमिंग होती है। बीच में आप लोगों की छुट्टियां भी होती हैं, लेकिन जो टाइमिंग होती है वो 9 से 4-5 की होती है। फिर आना, घर का काम करना, सब्जियां लाना और फिर तैयारी करना। सर अब हम इस जान के दिखाने का मतलब था फिर आपके तरफ कैमरा फोकस करने का। एक आप बच्चों को पढ़ाना होता है, पढ़ के भी जाना होता है, तमाम तरह की परेशानी, क्योंकि जब आप पढ़ने जाते हैं तमाम टीचर भी होते होंगे, कुछ लोग तैयारी करने वाले, कुछ लोग तैयारी ना करने वाले, तमाम तरह के इवेंट वगैरह, कुछ कोई काम दे दिया, कॉपी चेक करना है और भी चीज़ें हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वहाँ रहते हुए आप करंट में कुछ देख सकते हैं लेकिन और कुछ नहीं देख सकते। तो सर घर पे कैसे आपका टाइम टेबल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जॉब करते हुए, और आऊँगा और भी सवालों पे, जो आप जैसे लोग हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, तो कैसे आपका टाइम टेबल होता था, किस तरह की नोक झोंक होती थी, ये ज़रा बताइए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मेरा आंसर बहुत अलग है इनसे। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने फील किया है या जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने बहुत बार टाइम टेबल बनाने की कोशिश की कि सुबह इतने बजे उठेंगे और फिर ये पढ़ लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, बट इस चीज़ ने कभी भी मेरे लिए काम नहीं किया। होता ये था कि ये चीज़ मेरे ऊपर एक प्रेशर बना देती थी। मैं उतनी देर बैठता तो था लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ गेन कर रहा हूँ। तो मैं अपने पुराने स्टाइल में चला गया, जैसे मैं पहले पढ़ता था। क्या, कैसे पढ़ते? जैसे सपोज़ करिए कि मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ और फिर मैं बहुत आकर के थक जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, तो मैं घर पे तो पढ़ नहीं सकता। तो मैं कैसे पढ़ता था? तो मैं आपको बताऊँ, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस की कर रहे हो, चाहे आप क्लर्क की कर रहे हो, क्योंकि मैं तो ये नहीं मानता हूँ, मैं एज अ क्लर्क भी सेलेक्ट हुआ हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि क्लर्क पे सेलेक्ट होना आसान है और पीसीएस में सेलेक्ट होना कठिन है। ये एक मिथ है, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब लोअर डिविजनल क्लर्क में सेलेक्ट हुआ था तो उस प्री में 12.5 लाख लड़के बैठे थे, और जिसमें प्री और मेंस के बाद और टाइप टेस्ट के बाद लास्ट में सिर्फ 125 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और उसमें भी आप जनरल कैटेगरी का और वो सब हटा दीजिए। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना आसान हो? तो आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, आपको हमेशा एक मोड में रहना चाहिए। जैसे नहीं मोबाइल में मोड बने रहते हैं, सेफ मोड या वो मोड, तो एक आपको मोड में बने रहना चाहिए, और वो मोड है पढ़ाई का मोड। लेकिन इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा बैठकर पढ़ते ही रहें, नहीं, आप सिर्फ 3 घंटा पढ़िए, इनफ है। लेकिन लेकिन आपके जीवन में जो आनंद होना चाहिए वो स्टडी होनी चाहिए। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे आप बाहर जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए और आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अभी मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था तो इस टॉपिक में ये लिखा हुआ था, अच्छा ये लिखा हुआ था, हाँ यार आज मैंने ये देखा। फिर आप रिकॉल करिए, आज यार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या नया था। मीन्स आप हमेशा अपने माइंड को इंगेज रखने की कोशिश करिए, उस पर चिंतन करने की कोशिश करिए, उस पर थिंक आउट करते रहने की कोशिश करिए, और जो आप पढ़ें इधर उधर से उनको लिंक करने की कोशिश करिए, न कि आप सिर्फ टेबल पे बैठें और पढ़ते रहेंगे, फिर काम नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊं, जब मैं काम करता था और मुझे ये कह दिया जाता था कि ये 50,000 हैं, आप बैंक में जमा कराओ। अब मैं बैंक में गया और बैंक में लाइन लगी हुई है, तो मैंने डिपॉजिट का फॉर्म लिया और उसको भर दिया, लेकिन साथ में मैंने 2-3 डिपॉजिट के फॉर्म और ले लिए, और जो क्वेश्चन मैं मैथ्स का सॉल्व कर रहा था मैं फंस रहा था उसमें, अब मैं उसी लाइन में लगे लगे उसे सॉल्व कर रहा हूँ। या मैंने एक छोटी सी डायरी ले ली थी, और मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ और उस टॉपिक में, तो मैं उसके 2-4 वर्ड लिख देता था, फिर वो 2-4 वर्ड लिखकर पूरे टॉपिक को रिमाइंड करता था, रिकॉल करता था। तो मैंने वो टेक्निक यूज़ की। मुझे घर में कहा गया कि भैया आपको सब्जी लेने जानी है। एक बात बताइए, रुकता हूँ, और आप सेलेक्ट भी हो गए हैं, डर तो नहीं रहे हैं
एक बात हमसे बताइए कि आप ये कर रहे हैं, सबसे तो ये हो नहीं पाएगा, आप आते होंगे है ना, और आपकी वाइफ तो तैयारी कर नहीं रही हैं। मान लीजिए इनके मैके में शादी है, इनके फ्रेंड के वहाँ शादी है, इनके बुआ के यहाँ, तमाम ऐसी शादियाँ हैं, बर्थडे है, और पत्नी अकेले जाए ठीक लगता नहीं है, बच्चे के साथ पति भी साथ में जाए। पति ऐसे हैं कि जिनको भूत सवार है तैयारी करने का, तो ये बोलती हैं कि आपको मेरे साथ चलना है। आप कहें नहीं हमको जीएस पढ़ना है। आप गए भी तो तैयार तो हैं, लेकिन वहाँ जहाँ बर्थडे वाला मूड होना चाहिए, शादी या फिर तिलक वगैरह में आप गए हैं, वहाँ आप बैठ के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो किस तरह का ये था? ये आपके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन आमतौर में आप 5 बजे, एक तो 9 से 5 टीचिंग में है, ठीक, घर पे आए तो एक बच्चा है ना, कहीं उसके भी घूमने का मन है, या वाइफ ने बोल दिया कि लेके नौका विहार चलिए, आपने कही नहीं अब मैं दृष्टि का या जो भी करंट अफेयर्स है आज मुझे ये सॉल्व करना है। तो ये जो मैं जानना चाहता हूँ, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जो ये परेशानी है कि शादी हो चुकी है इसलिए नहीं, और आप मेरे बगल में बैठे हैं शादीशुदा हैं और उसके बाद PCS आप क्वालिफाई किए हुए हैं और एक अच्छे रैंक के साथ, और आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं। तो ये कैसे हो पाता था? जो आप बता रहे हैं वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन घर पे आने के बाद कैसे समय निकालते थे? एक्चुअली में देखिए, जो घर पे कामों को मैंने 2 भागों में बांट दिया था कि ये ज़रूरी काम है, करने ही करने हैं। अब सब्जी लानी है तो बिना उसके खाना बनेगा कैसे, तो सब्जी लानी ही लानी है। लेकिन जिन कामों को अवॉइड किया जा सकता था उन्हें मैं अवॉइड कर लेता था। अब नौका विहार अगर घूमने जाना है, जिसमें 4 बार मुझसे डिमांड हुई, तो मैं 1 बार नौका विहार घूमने चला जाता था, 3 बार नहीं जाता था। अब इससे कभी जो सामने वाले आपके मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो कभी इस बात को समझ पाते हैं, कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, भाई वो भी एक इंसान है, तो कभी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो फिर उनको समझाना या ये चीज़ें जद्दोजहद, तो आपकी बात ये सही है, चलती ही रहती है और इसी में रास्ते बनाने पड़ते हैं।